हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो दोस्तों, अब से चैनल पर शुरू होने जा रही है राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज़। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पहला नॉवेल, माया जाल। शांतमय वातावरण में सफ़र करने वाले मुसाफिर अपनी सीटों पर निश्चिंत से बैठे थे और अपने सहयात्रियों से बातें कर रहे थे। इन लोगों ने अपनी जिंदगियों की सुरक्षा उन चार हवाबाजों के सुपुर्द कर दी थी, जो निसंदेह अपने काम में दक्ष थे। और ये सभी यात्री निश्चिंत हो गए थे। पायलट केबिन में व्यस्त, हवाबाज यान की उड़ान से संतुष्ट थे। केवल 1 घंटा अब रह गया था, जिसके बाद उन्हें विश्राम का अवसर मिलना था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हालात एक रहस्यपूर्ण रोमांचकारी कहानी को जन्म देने की तैयारी कर रहे थे। यान के 8वें घंटे के पहले 8 मिनट का सफ़र तय किया था कि हवाई जहाज के यंत्र खौफनाक तूफान की घोषणा करने लगे। अब पायलट कक्ष में चारों हवाबाज अपने जीवन के संभवतः सबसे कठिन परीक्षण में फंसे थे। वे जानते थे कि तूफान की तीव्रता के सम्मुख यह जहाज एक साधारण तिनके से अधिक महत्व नहीं रखता। हालांकि यान के शक्तिशाली इंजन तूफान का सीना चीर उसे निरंतर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी रफ्तार न होने के बराबर थी। चारों इंजन चला दिए गए थे, लेकिन कोई उत्साहवर्धक परिणाम देखने को नहीं मिला था। हवा का खौफनाक दबाव बढ़ता जा रहा था और किसी भी क्षण विंडशील्ड के टूट जाने का पूरा पूरा खतरा था। इससे भी अधिक प्रलंकारी बिजलियां थी जो जहाज पर हमला कर रही थीं। शक्तिशाली यंत्र अभी तक इस अचानक आए तूफान का सामना कर रहे थे, पर कब तक, ये बात विश्वास से नहीं कही जा सकती थी। बिजलियों की इस खौफनाक मार से परेशान होकर अंततः पायलट एडमंड सिस्को ने यान की ऊंचाई कम करने के आदेश दे दिए। दूसरे पायलटों ने उसकी आज्ञा का पालन तो किया था, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि इस अंधेरे जहन्नुम में जहाज कब किसी ऊंची पहाड़ी चोटी से टकराकर चूर चूर हो जाए। यह खतरा बना ही हुआ था। बिजलियों की तीव्र रोशनी में कभी कभी वातावरण रोशन हो जाता और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला नजर आने लगती। लेकिन मौत तो ऊपर भी थी और नीचे भी। सोचना कठिन था कि अब कौन सी मौत उनका मुकद्दर बनेगी। अचानक जहाज को एक खौफनाक झटका लगा और पायलट एक दूसरे पर लुढ़क गए। उन्होंने कठिनाई से ही खुद को संभाला था, लेकिन पायलट कक्ष को काफ़ी क्षति पहुंच चुकी थी। असंख्य डायल टूट गए थे। शीशे के टुकड़े पूरे केबिन में बिखर गए थे। दिशा सूचक यंत्र तो पूर्णतः नष्ट ही हो गया था। यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। एयर होस्टेस यथासंभव उन्हें शांत रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब मौत सामने थी। लोग सब कुछ भूल आतंकित व भयभीत से ही बाहर देख रहे थे। पायलटों ने संभल कर डगमगाते जहाज को संभाला। उसके 2 इंजन नष्ट हो चुके थे। ये सिर्फ एक ही हमले में हुआ था। तूफान न जाने कब तक रहेगा। अभी तो शुरुआत ही थी। पायलट इस बात को महसूस कर रहे थे। माइकल, एडमंड सिस्को ने कांपती आवाज़ में पुकारा और नौजवान माइकल उसे देखने लगा। हालात ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो चुके। जहाज के मुसाफिरों को अब ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। क्यों ना उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया जाए। ओह नो मिस्टर सिस्को, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। अगर मौत ही अब हमारा मुकद्दर है, तो इन लोगों को मौत से पहले उसका खौफ क्यों दिलाया जाए। क्या आप लोग हालत हालात से बिल्कुल निराश हो चुके हैं? थर्ड पायलट एड्रक ने पूछा। उसकी आवाज़ में भी कंपन था। मौत की सी ठंडक थी। हाँ, हालात अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब तो हम किसी दिशा का भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहे। ना जाने हम कहाँ हैं, जहाज़ का रुख किस तरफ है। यानी कि मौत बिल्कुल करीब है? एड्रक ने दीवानगी से पूछा और दूसरे भी उस बलिष्ठ व स्वस्थ नौजवान पायलट को देखने लगे, जो शांत व निश्चिंत था। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में दहशत नाच रही थी। हाँ, मौत करीबी है ड्रग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि होशो-हवास भी खो दिए जाएं। आखिर एक न एक दिन सबको मरना ही है। सिस्को ने शांत गंभीर स्वर में कहा। आपका ख्याल गलत है जनाब, एड्रक ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि जहाज को अभी बेकार सी चीज़ समझकर मेरे हवाले कर दिया जाए। मौत हम पर आक्रमणकारी है। स्वयं को उसके हवाले ही करना है तो पूरे मुकाबले के बाद ही क्यों ना करें। साहस से मौत का मुंह भी फेरा जा सकता है जनाब। कितनी शांत थी उसकी मुस्कान। मौत के अंधेरों में जैसे बरबस ज़िंदगी के दीप जगमगाने लगे। ओह, तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई योजना है तो हम सबका सहयोग तुम्हारे साथ है। आप मेरे ख्याल को पागलपन ही कहेंगे। मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ, वह अनुभव व हवाबाजी के नियम के विरुद्ध है। और मैं जानता हूँ इस मुश्किल में आप मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तुम बताओ तो हमें, सिस्को ने बेचैनी से पूछा। और एक बार फिर उन्हें स्वयं को मजबूती से संभालना पड़ा। जहाज के किसी हिस्से पर बिजली फिर गिरी थी, लेकिन एड्रक ने उन्हें कुछ बताने की जैसे ज़रूरत ही महसूस नहीं की।
वह थ्रेटल की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर तक खींच दिया। जहाज का अगला हिस्सा आसमान की तरफ उठ गया और अब जहाज अपनी पूरी गति से ऊपर उठ रहा था, बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह। यात्री सीटों से चिपक गए थे। होस्टेज जहाज के अंतिम भाग में जा पड़ी थी और उन्हें चोट आई थी। खुद पायलट केबिन के दरवाजे पर जा गिरे थे। अब जहाज एक कुएं की तरह था, जिसकी दीवारों में लगी कुर्सियों में इंसान लटक रहे थे। अगर मजबूत चमड़े की पेटियों ने संभाले ना होती तो वे सब भी जहाज की दुम में भरे होते। एड्रक, तुम पागल हो गए हो। ये तुम क्या कर रहे हो? जहाज को सीधा करो। सिस्को अपने ऊपर से दूसरे पायलट को ढकेलते हुए चीखा। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा, एड्रक ने दीवानगी से कहा। वह जहाज के थ्रेटल से लटका हुआ था और एक हाथ से जहाज की रफ्तार निरंतर तेज करता जा रहा था। पायलटों ने खौफ से आंखें बंद कर ली थी। खुद वह उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। उनके दिमाग सनसना रहे थे। आंखों में अंधेरा फैलता जा रहा था और जहाज किसी रॉकेट की भांति ही शून्य में सीधा उठा जा रहा था। इस समय अगर बिजली की कोई लहर उसके ऊपरी हिस्से को चूम लेती तो वह उसका अंतिम चुंबन होता। उसके बाद यान का अस्तित्व ही शेष न रहता। लेकिन विद्युतीय झक्कड़ों के सभी निशाने खाली जा रहे थे। हाँ, अगर जहाज़ सीधी अवस्था में होता तो उनके कई बार सफल हो गए होते। न जाने कितनी ऊंचाई तक जहाज़ यूं ही उड़ता चला गया। यात्रियों के दम घुटे जा रहे थे और फिर एड्रक ने दूसरी कोशिश की। उसने तमाम थ्रेटल झुका दिए और एक बार फिर खौफनाक अफरा तफरी मच गई। कई यात्री घायल हो गए थे। एक होस्टेस की दोनों टांगें टूट गई थीं। पायलट भी जहाज के इंजन से टकराए थे। माइकल का सिर फूट गया था। सिस्को और बालकोक शायद आतंकित होकर ही पागलों की तरह एड्रक की तरफ झपटे। उन्होंने उस दीवाने को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन एड्रक उन सब में कम उम्र था। युवावस्था का गर्म खून, जोशीला भी कम नहीं था। फिर इस समय तो लगता था जैसे उसकी मानसिक अवस्था भी नियंत्रण में नहीं थी। उसके शक्तिशाली घूंसे ने बालकोव को कई फुट उछाल दिया और दूसरे हाथ से उसने सिस्को की गर्दन पकड़ ली थी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ मिस्टर सिस्को। कृपया इस समय वह होने दीजिए जो मैं चाह रहा हूँ, उसने खूंखार लहजे में कहा और सिस्को ने दोनों हाथ उठा दिए। थैंक्स। एड्रक ने उसकी गर्दन छोड़ दी और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। जहाज अधिकतम गति की अपनी अंतिम सीमाओं को छूने लगा था। उसके इंजन से शोले निकलने लगे, लेकिन एड्रक को तो जैसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। अब वह जहाज को नीचे और नीचे उतार रहा था और कुछ ही मिनट बाद उन सब ने महसूस किया कि तूफान पीछे रह गया है। वह जहाज का पीछा कर पाने में असफल रहा था और यह एहसास आश्चर्यजनक ही था। यह एहसास जिस्मों में खुशी की लहर दौड़ा देने वाला था कि उन्होंने तूफान को शिकस्त दे दी है। वे तूफान के चंगुल से निकल आए थे और अब तूफान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जख्मी होने के बावजूद उनके दिलों में नई उमंगें पैदा हो गईं। उनके अस्तित्वों में फुर्ती आ गई। उन्होंने होश व हवास में आते ही संभल कर अपना अपना काम संभाल लिया। लेकिन जहाज की दिशा देखकर उनके होश गुम हो गए। केवल दो इंजन काम कर रहे थे। ईंधन की मात्रा बताने वाली सुई अब निष्क्रिय व निर्जीव हो चुकी थी, यानी कि ईंधन समाप्त हो चुका था और जहाज मात्र रिजर्व के सहारे चल रहा है। दो इंजन नष्ट हो चुके थे और शेष दोनों इंजनों पर कितना भरोसा रखा जा सकता था? वह भी कब तक साथ दे सकते थे? इस भयावह परिस्थिति के बाद जिस चीज़ का जायजा लेना था वह जहाज की ऊंचाई थी। सिस्को ने ऊंचाई दर्शाने वाले यंत्र पर निगाह डाली और उसका मुंह हैरत से खुल गया। जहाज धरती से केवल 50 फुट ऊपर था। भाग्य था। और हैरत की बात तो ये थी कि अब तक जहाज के पर कच्चे नहीं उड़ गए थे। उन्होंने आंखें साफ करके विंडशील्ड से दूसरी तरफ देखा। जहां तक नज़र जाती सफ़ेद मैदान ही नजर आ रहा था। बर्फ। उसके जहन में कल्पना उभरी। वे किसी बर्फानी क्षेत्र में। मगर क्या इन बर्फ के मैदानों में जहाज सकुशल व सुरक्षित उतर सकेगा? लेकिन देर करना मौत को निकट लाना था। इसलिए उसने बड़ी शांति से ही एड्रक पर अपना यह अंदेशा व्यक्त कर दिया। एड्रक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आपका मशवरा उचित है मिस्टर सिस्को। ये लीजिए। उसने यान को फिर खौफनाक अंदाज में झुका दिया और इसके साथ ही इंजन भी बंद कर दिए। जहाज ने बर्फ से एक खौफनाक रगड़ खाई और बर्फ की सफ़ेद धूल का बादल उठ गया। विंडशील्ड ढक गई और फिर जहाज आश्चर्य ढंग से रुक गया। न जाने कैसे, लेकिन बहरहाल रुक तो गया ही था। सिस्को ने एक गहरी सांस ली। वह एड्रक के बेमिसाल दुसाहस पर दंग था। हकीकत भी यही थी कि इस एड्रक जैसा आदमी ही इस बेदर्दी से जहाज को ज़मीन पर दे मार सकता था। अगर वे जहाज को सावधानी व सतर्कता से ही नीचे उतारने की कोशिश करते तो शायद इतनी आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती और संभव था कि जहाज नष्ट भी हो जाता। इन क्षणों में दुस्साहसपूर्ण अंधे कदम उठाने की ही ज़रूरत थी। वे सब दोनों हाथों में मुंह छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। विंडशील्ड बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन अब उसकी तरफ ध्यान देना कोई ज़रूरी नहीं था। सबसे पहले यात्रियों की खबर लेनी थी। चुनाचे
वे चारों हिम्मत करके उठे और पायलट केबिन का दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ निकल आए। यात्रियों को तो जैसे हवासी अपने ठिकाने नहीं थे। सभी पत्थर के निर्जीव बुत से ही नजर आ रहे थे। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। घायल परिचारिकाएं बेहोश पड़ी थीं। कई यात्रियों के शरीर से खून बह रहा था। उनमें से अधिकांश की आंखें बंद थीं। वे शायद अपनी चेतना खो बैठे थे। कईयों की आंखें खुली हुई थीं, पर वह भी अपने होश खो बैठे थे। वे संज्ञा शून्य नजर आ रहे थे। हमारी तरफ से जिंदा बच जाने पर मुबारकबाद कबूल करें। जहाज को नीचे उतार लिया गया है। एडमंड सिस्को ने उसकी दयनीय अवस्था पर उनकी दयनीय अवस्था पर खेदपूर्ण दृष्टि डालते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, और कई निर्जीव बेजान जिस्मों में जैसे जिंदगी दौड़ गई। हाँ, बच गए, बच गए, हम बच गए। कई आवाज़ें उभरी और दूसरे लोग भी चौंक पड़े। और फिर उन्होंने दीवानेपन से ही फुर्ती से अपनी पेटियां खोल दी। कह लगने लगे, नाचने लगे। उन सब के आवाज़ विक्षिप्त थे, मारे खुशी के या फिर अविश्वास के। लेकिन अब भी बहुत से लोग पूर्ववत बैठे हुए थे। तुम लोग हॉस्टेसों को देखो, वे बेचारी अपना कर्तव्य निभाते हुए तुमसे ज़्यादा विपदा का शिकार हुई हैं, सिस्को ने अपने सहयोगियों से कहा। उसके तीनों साथी आज्ञा पालन में उस तरफ लपके। उन्होंने उन चारों हॉस्टेसों को उठा उठाकर एक तरफ ला लेटाया। दो हॉस्टेस अपना जीवन खो बैठी थी। उनमें से एक की दोनों टांगें टूट गई थी, दूसरी का सिर चूर चूर हो गया था। इन दोनों युवा लाशों को कपड़ों से ढक दिया गया। तीनों पायलट अब दूसरे यात्रियों का निरीक्षण करने में व्यस्त हो गए। फिर सिस्को ने मुसाफिरों से अपील की, हमारे पास फर्स्ट एड का पर्याप्त सामान मौजूद है। आप में से जो सज्जन डॉक्टरी या प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान रखते हो, वह कृपया अपने दूसरे साथियों की सुधि लें। उसकी अपील पर बहुत से लोग तैयार हो गए। उन्होंने सिस्को की बताई जगह से फर्स्ट एड का सामान प्राप्त किया और घायल यात्रियों के मरहम पट्टी में व्यस्त हो गए। सिस्को वो उसके साथी भी अपना कर्तव्य निभाने में व्यस्त थे। अभी तक उन्होंने उस जगह की तरफ ध्यान नहीं दिया था जहां जहाज उतरा था। साधारण रूप से घायल यात्रियों ने अपने घावों की चिंता नहीं की और अन्य सहयात्रियों की सेवा में लग गए। यूं आपसी सहयोग से ही स्टाफ अति शीघ्र ही परिस्थिति को नियंत्रण में कर पाने में सफल हो गया। लेकिन सभी यात्रियों के निरीक्षण के बाद कुछ भयावह रहस्योद्घाटन भी हुए थे। ऐसे भयानक रहस्योद्घाटन कि उन पर विश्वास करने को दिल नहीं कह रहा था। यात्रियों में से 20 व्यक्ति हृदय गति बंद हो जाने से मर चुके थे। इनमें अधिकांश औरतें थीं और कुछ कमज़ोर दिल मर्द भी थे। दो हॉस्टेस भी मारी गई थीं। इतनी संख्या में मौतें कम नहीं थीं, लेकिन शेष लोगों का बच जाना ही एक आश्चर्य था। लोगों को जहाज़ के अंतिम हिस्से में पहुंचा दिया गया। सीटें खोल दी गईं। कुछ परिचय कुछ परिचारिकाएं होश में आ गई थीं। होश में आते ही उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। किचन में गर्म कॉफ़ी तैयार होने लगी और फिर कॉफ़ी मुसाफिरों में बांट दी गई। इसके बाद सिस्को, एड्रक व दूसरे दोनों पायलट जहाज के दरवाजे के निकट पहुंचे। अब वे बाहर का निरीक्षण करना चाहते थे। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी वे असफल ही रहे, तो उन्होंने मुसाफिरों की सहायता के लिए बुला लिया। अब वे सब मिलकर कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। फिर सिस्को को ही जैसे कुछ सूझा। उसने सीटों के बराबर वाले शीशे से दूसरी तरफ झांका और उसके चेहरे पर अजीब से भाव फैल गए। शीशों के दूसरी तरफ बर्फ़ अटी हुई थी और जिस अंदाज में बर्फ़ नज़र आ रही थी, उससे अंदाज़ा होता था कि जहाज़ पूर्णतः बर्फ़ में धंसा हुआ है। वाल्कोव, उसने एक पायलट को आवाज़ दी, तो वाल्कोव तेज़ी से उसके निकट आ गया। विंडशील्ड वाइपर चलकर साफ करो, मुझे एक और खतरे का एहसास हो रहा है। जी। वाल्कोव ने खतरे का विवरण नहीं पूछा। आज्ञा पालन को ही तेजी से पायलट केबिन में जा घुसा। उसने वाइपर चलाने की कोशिश की, किंतु वाइपर अपना काम करने में सफल नहीं हो सके। विंड शील्ड पर भी बर्फ़ की मोटी तह थी, जिसे यह शक्तिशाली वाइपर भी साफ ना कर सके। लौटकर उसने इस स्थिति से सिस्को को अवगत करा दिया। ओह! सिस्को ने एक गहरी सांस ली और फिर वह एड्रक से संबोधित हो कहने लगा, मेरा अंदाज़ा ठीक लगता है एड्रक। यही लगता है प्लेन बर्फ़ की किसी पहाड़ी में घुस गया है। मैं इसके यूं अचानक ही रुक जाने का कारण सोचता रहा हूँ, जो अब पता लगा है। यानी कि यूं समझ लो कि हम बर्फ़ की कब्र में दफन हैं और इस भयावह परिस्थिति के भयानक परिणामों का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। ऑक्सीजन अधिक देर तक साथ नहीं दे सकेगी और उसके बाद फिर यही बेबसी की मौत। एड्रक के चेहरे पर गहन चिंता व परेशानी के भाव उजागर उठे। कुछ सोचते हुए ही बोला, हमने यथासंभव अपना कर्तव्य निभाने का यत्न किया है, लेकिन अब शायद सिर्फ हम लोग ही कुछ नहीं कर पाएंगे। यूं निराश हो हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठा जा सकता। ज़िंदगी बचाने के लिए जहाज़ के यात्रियों को भी हमारी मदद करनी होगी। हम उनसे साफ कह देते हैं कि उन्हें हमारे साथ अब अथक मेहनत करनी होगी। वे इनकार नहीं करेंगे। सिस्को ने अपना मत व्यक्त किया, पर सवाल तो यह है कि हम कर भी क्या सकेंगे।
यह सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। हाँ, इतना तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में जहाज़ को यहाँ से निकालना और उड़ाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इंजन बेकार हो चुके हैं और ईंधन भी समाप्त हो चुका है। हाँ, हमारे वायरलेस काम कर सकते हैं। उनकी सहायता से हम सहायता के लिए बाहर से संबंध स्थापित कर सकते हैं। पर यह भी तभी संभव है जब हमें खुली हवा में पहुंचने का मौका मिल सके। लेकिन मौजूदा हालत में क्या करने का इरादा रखते हो तुम? हम बर्फ़ में सुरंग बनाएंगे जो हमें बाहर तक पहुंचा दे, और इसके लिए हमें कुछ सीटें तोड़कर उनके पाए इत्यादि निकालने पड़ेंगे जिनसे बर्फ़ खुर्ची जा सके। एड्रक जैसे पहले ही सोच चुका था वह बताने लगा। सिस्को की गर्दन समर्थन में स्वयं ही हिलती चली गई थी। एड्रक ने अपनी बात समाप्त की तो सिस्को की आंखों में आशा की चमक थी। वह एक गहरी सांस लेते बोला, निसंदेह तुम साहसी ही नहीं, दिमाग भी रखते हो एड्रक। तुम्हारे इस कारनामे की प्रशंसा मैं नहीं, शायद दुनिया भी करेगी। प्लेन को तूफान की जद से निकाल तुमने हवाबाजी के इतिहास में एक नए अध्याय की वृद्धि की है। और इन विकट क्षणों में भी तुम्हारी सूझबूझ की मैं दाद देता हूँ। तुम्हारी योजना ही मुझे एकमात्र बचाव का रास्ता नज़र आ रही है। हमें इस पर तुरंत ही अमल कर भी देना चाहिए। फिर एडमंड चेस्को सभी यात्रियों के बीच जा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, अपने कर्तव्य को निभाने में हमने ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए जो कुछ किया है वो आपके सामने है। मैं इस प्लेन का फर्स्ट पायलट हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करते हुए शर्मिंदगी है कि मौजूदा हालात ने एक बार फिर मुझे अपनी व आप सबकी ज़िंदगी के प्रति निराशा के अंधेरों में ढकेल दिया था। कुछ ऐसी ही स्थिति जहाज़ के उस खौफनाक तूफान में फंस जाने पर भी हुई थी। तब भी मेरी तो सूझबूझ ही साथ छोड़ गई थी। आप उस खौफनाक स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका सामना हमें करना पड़ा था। तब आपको हकीकत बताने में संकोच किया गया था। उन विकट क्षणों में जब हम हिम्मत हार बैठे थे और मौत क्षण प्रतिक्षण निकट होती जा रही थी, मेरे नौजवान दोस्त ने अपनी खून की गर्मी को इस्तेमाल किया। उसने मौत की चुनौती को स्वीकार किया। और हवाबाजी की दुनिया को अगर कभी इस कारनामे को जानने का अवसर मिला तो मेरा दोस्त एड्रक दुनिया भर के हवाबाजों का हीरो होगा। उसने ऐसा अविश्वसनीय कारनामा सर अंजाम दिया है जिसे अक्ल कभी स्वीकार नहीं कर सकती। भगवान के हमेशा बहादुरों का भगवान भी हमेशा बहादुरों का साथ देता है। भाग के साथ था। हम यहाँ नीचे उतारने में सफल हो गए। साथियों, प्लेन के 2 इंजन बेकार हो चुके हैं और ईंधन बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और इस वक्त ये जहाज़ हमारे लिए सिर्फ एक सिर छुपाने की जगह की हैसियत ही रखता है। और ऐसी परिस्थिति में जबकि हम एक प्राकृतिक विपदा का शिकार होकर किसी अज्ञात जगह आ पड़े हैं, हम में से हर एक का फ़र्ज़ है वह अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए जी जान से जुट जाए। सम्मिलित प्रयास, संगठित उत्साह ही अब हमारे जीवन को बचा सकता है। मैं आपसे हकीकत छुपाना नहीं चाहता। प्लेन के नाकारा इंजन दैव योग से किसी तरह उसे नीचे तो ले आए, लेकिन वह उसे रोक पाने में असफल रहे। और ज़मीन पर उतरने के बाद जहाज़ के स्वयं ही रुक जाने की वजह हमारी समझ में भी नहीं आई थी। लेकिन बाद की कोशिशें व निरीक्षण के बाद अब रहस्योद्घाटन हुआ है कि जहाज़ बर्फ़ की किसी चट्टान या तोंदे में घुस गया है। यही उसके रुक जाने की वजह थी। नहीं कहा जा सकता कि बर्फ़ की ये चट्टान या तोंदा कितना विस्तृत व विशाल है, पर कुछ भी है, हमें निकलने के लिए संघर्ष करना ही है, क्योंकि बहुत थोड़े समय के बाद ही हम ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाएंगे और यहीं हम सबकी कब्र बन जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हम हर मामले में एक दूसरे की मदद करें। मैं आप में से हर एक के सुझाव परामर्श को स्वीकार करूंगा, क्योंकि समस्या अब हम सबके लिए एक सी है। मेरी राय है हम सब जो कुछ भी हाथ लगे उसे लेकर बर्फ़ में सुराख करें, ताकि बर्फ़ का सीना चीर कर इस कब्र से निकला जा सके। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? औरतों के अलावा लगभग सभी मुसाफिर उठ खड़े हुए। बूढ़े भी थे और जवान भी। उन सब ने सिस्को से जोश भरे लहजे में ही पूर्ण सहयोग का वादा किया। सिस्को का चेहरा आवेश से सुर्ख हो उठा। ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं दोस्तों। कुछ लोग एडवेंचर की ज़िंदगी पसंद करते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता उन्हें इजाज़त नहीं देती। अब ना चाहते हुए भी यह अवसर मिल गया है। कल जब आप अपने घरों के ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठकर अपने प्रियजनों और दोस्तों को इस खौफनाक सफ़र की कहानी सुनाएंगे तो आपको एक अनूठी खुशी का एहसास होगा। आइए। खुदाई का काम पूरे उत्साह से ही आरंभ हुआ। कुर्सियां तोड़कर ही सामान एकत्रित किया गया था। आराम उत्साही एड्रक नहीं किया था। जहाज का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ा था और इसी जगह से आगे बर्फ़ में खुदाई आरंभ की गई थी। इतना बड़ा सुराख किया था कि बर्फ़ सुराख की दीवारों में दबकर ठोस हो जाए। यह युक्ति काफ़ी कारगर रही। बर्फ़ की खुदाई में भी अधिक कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वह ज़्यादा सख्त नहीं थी। एड्रक के नेतृत्व में 2 टीमें बारी बारी से इस काम में लग गई थीं। पहली टीम के व्यक्ति काम में लगे रहे। हर व्यक्ति को केवल इतना ही श्रमदान करना पड़ रहा था कि उसे थकान तक का एहसास भी नहीं होता। लगभग 5 फुट की खुदाई के बाद दूसरी टीम ने चार्ज संभाल लिया और ये लोग बैठकर आराम करने लगे।
यूं चार चार आदमियों की टोलियां खुदाई में लगी रहीं। काम तेजी से जारी था। सभी पूर्ण दिलचस्पी के साथ इसमें हिस्सा ले रहे थे और संयुक्त प्रयास व संगठित संघर्ष के बाद सफलता न मिले ये तो हो ही नहीं सकता था। हर पार्टी नाप नाप कर 5 फुट खुदाई कर रही थी। यूं अब आखिरी पार्टी की बारी आई तो उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन्होंने अभी 5 फुट की खुदाई पूरी भी नहीं की थी कि उनकी कुदाल बर्फ की दीवार के पार निकल गई। हवा का एक सर्द झोंका उनके चेहरों से टकराया और उनके मुंह से खुशी की चीखें निकल गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी उस सुराख को चौड़ा किया और फिर बर्फ की दूसरी तरफ निकल गए। यूं उन्होंने बर्फ में लगभग 40 फुट लंबी सुरंग बनाकर बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर लिया। दूसरे ही क्षण अन्य लोगों को भी सफलता की सूचना दे दी गई और फिर थोड़ी ही देर में यान के कई मुसाफिर उस सुरंग की राह बाहर आ गए। उनमें सिस्को और उसके साथी भी थे। लेकिन बाहर का दृश्य बड़ा विचित्र था। जहाँ तक नज़र जाती थी बर्फ़ के मैदानी मैदान नज़र आ रहे थे। इन मैदानों में वृक्ष भी थे लेकिन बर्फ़ से ढके हुए। ऊंचे नीचे बर्फ़ के तौंदे चारों तरफ बिखरे हुए थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इनकी बाईं तरफ लगभग 4-5 फलांग के बाद खौफनाक ढलान फैले हुए थे। ये ढलान कभी भी बर्फ़ से ढके हुए थे ये ढलान भी बर्फ़ से ढके हुए थे लेकिन उनकी गहराई से अंदाज़ा होता था कि वह धरती से हज़ारों फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस विस्तृत मैदान की दूसरी तरफ भी ढलान ही होगी और इन ढलानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने कहा, खौफनाक खड्ड बर्फ से ढके हों। ऐसे खड्डों में एक बार गिरने के बाद तो जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दूसरे लोग इस मनमोहक दृश्य को दिलचस्पी से देख रहे थे लेकिन सिस्को व उसके साथियों के चेहरों पर अजीब से भाव फैलते चले गए। फिर भी एक समस्या का हल तो निकाल ही लिया गया था। हम अपनी इस योजना में सफल तो रहे हैं पर सफल होने के बाद भी हम इसे अपनी सफलता नहीं कह सकते। अगर हम खोजी पार्टियों को अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके तो यहाँ से निकल पाना आसान काम नहीं होगा। लेकिन आखिरी सांस रहने तक ये संघर्ष ज़रूरी है। क्या तुम स्थिति की गंभीरता का एहसास कर रहे हो सिक्स को? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कि सभी समझदार लोग इसे महसूस कर रहे होंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि हमें कब तक रुकना पड़े। इसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा। ऐसे प्रबंध भी करने होंगे, मसलन खुराक व दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च न की जाए। हमारे पास खुराक पर्याप्त मात्रा में है पर हमारे सामने केवल मात्र आशा खोजी पार्टियों की सहायता ही है। अगर हमें खोजने वाले यहाँ तक पहुँच गए तो ठीक, वरना हमें और भी ज़्यादा विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हालात का जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एड्रक की इस बात ने सिस्को को और भी चिंता में डाल दिया था। एड्रक कह भी तो सच रहा था। इस निर्जन स्थान में जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वह कब तक इंतजार कर सकते थे? और अपने दम पर यहाँ से निकल सकने की कल्पना भी मूर्खता ही थी। अब क्या आज्ञा जनाब? वाल्कोव ने पूछा। आरंभिक प्रबंध। मेरा ख्याल है जहाज की गुमशुदगी की इत्तला सबको मिल गई होगी और खोजी पार्टियां बहुत जल्दी टो में निकल पड़ेंगी। इसलिए सबसे पहले सभी मुसाफिरों के रंगीन कपड़े ले लो और उनके झंडे बनाकर पूरी चोटी पर फैला दो। पहले ये काम कर लो। इसके बाद हम वायरलेस पर बाहर से संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। एड्रक, तुम और वाल को दूसरे नौजवानों के साथ ये काम संभालो। हम किसी ऊंची जगह पर वायरलेस स्टेशन कायम करते हैं ताकि वहाँ से करीबी देश से संबंध स्थापित किया जा सके। सिस्को ने जैसे आदेश दिया। ठीक है, वैसे क्या आप इस बारे में कोई राय बना सकते हैं पर कि भाग्य हमें ले किस तरफ आए? हम हैं किस क्षेत्र व जगह में? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और अगर ये मालूम कर भी लें तो उससे हमें कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। हाँ ये तो है। खैर हम अपने यत्न तो जारी रखने चाहिए, एट्रक ने कहा और वे वापस सुरंग में घुस गए। दुनिया के ना जाने कौन से गैर आबाद और वीरान क्षेत्र में ये आबादी हो गई थी। इंसानी ज़िंदगी संघर्ष में व्यस्त थी। मस्तिष्क तेजी से काम करने लगे थे। एक अनूठा सा आतंक भरा रोमांच हर एक के दिल में समा गया था। नौजवानों के अपने अपने नौजवानों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। ये सब ऐशो आराम के रसिया थे। मनोरंजन व मस्ती के अलावा इन्होंने कभी दूसरी बात के बारे में शायद ही सोचा था। लेकिन ज़िंदगी के इस नाजुक मोड़ पर वह जाग उठे थे और वह सब कुछ कर रहे थे जो शायद अब उनका मुकद्दर बन चुका था। बर्फ़ की लपका सभी ऊंची चोटियों पर रंगीन कपड़े लहरा रहे थे। उन्हें ऊंची ऊंची रॉडों में बांध दिया गया था। जहाज़ से हर वह चीज़ निकाल ली गई थी जो इस समय काम आ सकती थी। एड्रक निसंदेह एक कुशल प्रबंधक व नेता साबित हुआ था। उसने जहाज़ के फर्नीचर से लकड़ियाँ निकाली थीं। इन लकड़ियों के उसने स्केटिंग शूज़ बनाए थे और फिर 2 रॉडों की सहायता से उसने स्कीइंग शूज़ का परीक्षण भी कर डाला था। और इस परीक्षण की अभूतपूर्व सफलता ने नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। इन स्कीइंग शूज़ की मदद से अब बर्फ़ पर लंबी लंबी दूरियां तय करना भी सरल हो गया था। वह जो बर्फ़ पर स्केटिंग के एक्सपर्ट थे बर्फ़ के मैदान पर फिसलते फिर रहे थे। बर्फीले मैदानों पर लंबा विकट सफ़र अब उनके लिए कुछ भी नहीं रहा था। उन्होंने दूर नज़दीक के सभी क्षेत्र देख डाले। हाँ, दूर दराज के इलाके खोजने भी बाकी थे।
और उस तरफ जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सका था। उधर से सिस्को और माइकल कुछ अन्य नौजवानों के साथ वायरलेस का तमाम सामान लेकर एक ऊंचे तौदे पर वायरलेस स्टेशन बना चुके थे। नहीं कहा जा सकता था कि किस वक्त बर्फ़ का तूफान आ जाए और बर्फबारी होने लगे, इसलिए उन्होंने स्टेशन पर छत का प्रबंध भी किया था। काफ़ी ऊंचे एंटीना बांधे थे। बहरहाल, जिस अंदाज में काम हो रहा था उससे उन लोगों में जीवन के प्रति उत्साह का स्पंदन का एहसास हो रहा था। और अगर एक खौफनाक आतंक उनके मस्तिष्क पर न छाया होता तो वे इसे अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर कह सकते थे। उनके दिलों में लगन थी और वे किसी काम में थकान महसूस नहीं कर रहे थे। इस लगन या जज्बे के पीछे वही भयावह कल्पना थी जो उन्हें मौत के सर्द ख्याल से दूर रखे हुए थी। वक्ती तौर पर सब निराशा के अंधेरों से निकल आए थे। उन्हें आशा थी कि बहुत जल्दी वे यहाँ से वापस जा सकेंगे। फिर एडमंड सिस्को ने वायरलेस पर पहला संदेश प्रसारित किया। उसने अपना कोड नंबर पूरी दुनिया के लिए दोहराया और अपनी पोजीशन बताने लगा। यह सिलसिला सूरज छिपने तक जारी रहा, लेकिन ट्रांसमीटर पर जवाबी संदेश प्राप्त नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि निकट कम से कम इस वायरलेस की पकड़ में ऐसी कोई आबादी नहीं थी जो इन संदेशों को प्राप्त कर सकती, या अगर थी तो शायद मौसम की खराबी या किसी और कारण से प्रसारण प्राप्त नहीं कर सकी थी। फिर भी सिस्को निराश नहीं हुआ। सूर्य छिपने पर उसने वायरलेस स्टेशन पर दो व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दी। ये दोनों माइकल व बालकोव थे। शेष सभी लोग सुरंग की राह बर्फ में दफन जहाज में लौट आए। घायलों की हालत बेहतर थी। हॉस्टेस बेचारियां अपना काम कर्तव्य निभाने में व्यस्त थी। यह हल्का खाना तैयार कर रही थी जो तैयार होने पर सभी यात्रियों में बांट दिया गया। माइकल व वाल्कोव को खाना वहीं वायरलेस स्टेशन पर पहुंचा दिया गया था। वैसे रात की झुकते ही बर्फ़ का वातावरण अत्यधिक सर्द हो गया था, इसलिए उन दोनों के लिए गर्म मोटे लिबासों का भी प्रबंध कर दिया गया था। इसके बाद सिस्को ने नौजवानों से कहना आरंभ किया, दोस्तों, क्या हमें इस बात पर गर्व नहीं होना चाहिए कि इस प्राकृतिक विपदा का सामना करने के लिए हमने किस संगठन व मेहनत से काम किया? वह एक उदाहरण ही है। कुछ ही घंटों में अपने बचाव के लिए हमने जो इतना कुछ कर डाला है, वह अविश्वसनीय लगता है। ये सब आपसी सहयोग व लगन से ही संभव हो सका है। और अब हम सब उस वक्त तक एक परिवार के ही सदस्य हैं जब तक खोजी पार्टियां यहाँ नहीं पहुँच जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी हम इस सफ़र को ना भूल सकेंगे। मेरे ख्याल में सांस का आना जाना ही संघर्ष का दूसरा रूप है। जिंदगी का मोह ही है जो हमें जिंदा रखता है, संघर्षशील रखता है। जिस भांति एक जौहरी सोने का एक आभूषण बना उसमें रंगीन नगीनों से कलाकारी करता है, उसी भांति जिंदगी का सौंदर्य हादसों से निकलता है। यह हादसे ज़िंदगी में जुड़े हुए नगीने होते हैं जिनकी चमक इंसान को तरोताज़ा रखती है। कभी कभी ये हादसे हमें नीचाइयों में पहुंचा देते हैं और कभी कभी यही हमारे जीवन की ऊंचाइयों में उपलब्धियां होती हैं। मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता, सिर्फ कुछ बातें ही कहूँगा। मैंने वायरलेस पर दिन भर कोशिश की है, लेकिन किसी भी कंट्रोल टावर से संबंध स्थापित नहीं हो सका है। कारण कुछ भी हो, लेकिन अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि मुमकिन है कि खोजी पार्टियां एक सप्ताह, एक माह या फिर एक साल तक भी यहाँ ना पहुँच सकें। मुमकिन है हम कहीं से भी संबंध स्थापित करने में सफल ना हो पाएं। ऐसी सूरत में क्या हम आत्महत्या कर लेंगे? मेरा ख्याल है ये इंसान का अपमान होगा और इस तरह जान देने वाले शांति से मर भी ना सकेंगे। हमें उस वक्त तक संघर्ष करना होगा जब तक हम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, या फिर अपना जीवन ही नहीं खो देते। हम मरने की कोशिश की बजाय ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में अगर मौत भी आ जाती है तो मेरे ख्याल में वह ज़िंदगी की सही मंजिल होगी। मैं आपको निराशा का पाठ नहीं पढ़ा रहा। आप लोग स्वयं बुद्धिमान हैं, आत्मनिर्भर हैं। हमें इस प्रकार के हालात से दो चार होने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। मैं चाहता हूं कि हम खुद को एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार कर लें। ऐसी तैयारियां भी इस बर्फरी ज़िंदा रह पाने के बारे में सोचें। ये हमारा भाग्य होगा कि कल या परसों ही हम यहाँ से सकुशल रवाना हो रहे हों। और अगर ऐसा संभव ना हो सके तो हमें निराशा का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ वक्त गुजारने के हमारे पास यथासंभव साधन उपलब्ध हों। आप मेरा मकसद समझ रहे हैं ना? हाँ मिस्टर सिस्को, आपका कथन वास्तविकता के निकट है और हमें हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक प्रौढ़ से शख्स ने कहा, यहाँ कोई किसी को गाइड नहीं करेगा, कोई किसी के अधीन नहीं होगा। हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वह अपनी और दूसरों की भलाई के लिए सोचे और दूसरों को भी इस पर अमल करने को तैयार करे। उचित मशवरा है। जहाज़ में जो कुछ भी है वह अब हम सबकी भलाई के लिए है। मैं इस पर अपना या अपनी कंपनी का हक नहीं समझता। अब सब कुछ आपका है। इसका विवरण आप मुझसे पूछ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। आप इसके अधिकारी हैं। हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि खाद्य सामग्री के रूप में हमारे पास जो कुछ उपलब्ध है वह कुछ अधिक दिनों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके सहारे कुछ एक ही दिन रहा जा सकता है। इस बार पर पानी की कमी नहीं है। हाँ, खुराक एक समस्या है और मेरी राय ये है कि इस समस्या को नौजवानों की किसी टोली के सुपुर्द कर दिया जाए।
उन्हें विशेष तौर पर स्कीइंग शूज़ उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे दूर दूर तक निकलकर शिकार तलाश करें और दूसरों व अपने लिए खुराक इकट्ठी करें। लेकिन इस बर्फीले क्षेत्र में क्या किसी शिकार की आशा की जा सकती है, मिस्टर सिस्को? किसी ने पूछा। हाँ, बर्फानी परिंदों के बारे में मैंने सुना है। उन्हें शिकार करने या देखने का मौका कभी नहीं मिला, सिस्को ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में मैं शायद कुछ मदद कर पाऊँ, एक प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति ने कहा। उसका स्वस्थ शरीर, आकर्षक दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखों में गंभीरता लिए बुद्धिमत्ता प्रकट होती थी। हमें खुशी होगी, कहते हुए सिस्को ने अपनी निगाह इस प्रभावशाली व्यक्ति पर गड़ा दी। आप मुझे प्रोफेसर दयाल के नाम से याद रख सकते हैं। जन्म से भारतीय होने पर भी अब अमेरिका का नागरिक हूँ। परिवार हिंदुस्तान में ही है। अपने भाई की बेटी की शादी पर ही अपनी दोनों बेटियों बाला और कविता के साथ उसने रुककर दो युवा व सुंदर लड़कियों की तरफ इशारा किया। अपने वतन जा रहा था कि भाग्य ने यहाँ ला पटका। यह हादसा मामूली नहीं है। अब तक की आप लोगों की कार्रवाई को मैं दिल से सराहता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उन बर्फानी परिंदों का शिकार बड़ा कठिन काम है, विशेष तौर पर ऐसी अवस्था में जब आपके पास बारूदी हथियार ना हो। हाँ, इस क्षेत्र में आपको परिंदों से भी बढ़कर बेहतरीन खुराक मिल सकती है, जो बर्फ़ पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है। ये एक खास किस्म की मछली होती है जिसे ब्रॉडवी कहते हैं। उन जगहों पर जहाँ निरंतर बर्फ़ जमी रहती है, ये बर्फ़ के नीचे रहती हैं। इन मछलियों के पाँव भी होते हैं और बर्फ़ में छिद्र करने के लिए वे अपने पाँवों का ही इस्तेमाल करती हैं। जगह जगह सुराख करके इन मछलियों के झुंड खुराक की तलाश में बाहर निकल आते हैं। पर अगर हम ऐसे झुंड तलाश ना भी कर सकें, तब भी ऐसी जगहों पर जहाँ बर्फ़ की सतह नर्म हो, लगभग 4 फुट गहरा गड्ढा खोदकर इन मछलियों को तलाश किया जा सकता है। वह बहुत गर्म होती हैं और इस इलाके में यह मछलियाँ बहुतायत में मिल भी सकती हैं। मैं उनको तलाश करने में अपनी सेवाएं अर्पित करता हूँ। निसंदेह ही आपकी बहुमूल्य जानकारी हम सबके लिए बहुमूल्य है, सिस्को ने आभार प्रकट किया और दूसरे लोग भी प्रोफेसर दयाल को धन्यवाद देने लगे। काफ़ी रात गए तब वे एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते रहे। कई लोग इस अभियान पर उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। उन सबके सुपुर्द उनकी जिम्मेवारियां कर दी गईं। ये बर्फ़ के नीचे इस विचित्र अनूठे शरण स्थल में वे एक परिवार कई रूप अपना बैठे। बाहर शायद सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ अंदर उसका तनिक भी एहसास नहीं होता था। हाँ, आधी रात के करीब माइकल व वाल्कोव लौट आए। उन्होंने बताया कि ठंड असहनीय है और वे पूरी रात वहाँ रहे तो ठिठुर कर मर जाएंगे। ठीक है, हम दिन के वक्त अपनी कोशिश जारी रखेंगे और रात के समय आराम करेंगे, सिस्को ने कहा और उन लोगों को आराम का मशवरा देकर खुद भी एक कोने में जा लेटा। 10 दिन, 10 लंबी कहानियाँ, आशा निराशा की कहानियाँ, जिनमें उम्मीदों की रोशनियाँ और निराशाओं के अंधेरे छुपे थे। हर नया सूरज आशाओं के उजाले लेकर उदय होता और निराशाओं के अंधेरों में गर्क हो जाता। रात आहों और सिसकियों की रात होती। बेचैनी से करवटें बदली जाती और भविष्य के बारे में चिंता तो सोचें सताती रहती। लोग लाख धीरज रखते, लेकिन हर बीतता दिन निराशाओं के इन अंधेरों को बढ़ा ही देता था। और ऐसे में सभी तो एक बेबसी की मौत के बारे में सोचने लगते थे। उन्हें विश्वास होता जा रहा था कि उन सफ़ेद कब्रों में उनकी कब्र भी शामिल हो जाएगी, जो एक कतार में बनी हुई थी। ये उन लोगों की कब्रें थीं जो तूफ़ान के खौफ से ही मौत की गोद में पहुंच गए थे। अभी तक इन कब्रों में से किसी नई कब्र की वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बूढ़ों की हालत बड़ी शोचनीय थी। वे सर्दी का शिकार हो गए थे और मौत के बहुत करीब थे। ये लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। हाँ, जहाज़ के यात्रियों के लिए प्रोफेसर दयाल का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा था। यह दिलेर बूढ़ा कितने ही गुणों का मालिक था। उसने नौजवानों की टीम के साथ ब्रांडवे तलाश कर ली थी। अब हर सुबह नौजवानों की एक टीम मछलियों की तलाश में निकल जाती और इतनी मछलियाँ हासिल कर ही लेती कि वे जिंदा रह सकते। वायरलेस पर तैनात युवक अब सिर्फ लकीर पीट रहे थे, वरना उनकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। यह हकीकत अब किसी से भी छुपी नहीं थी, लेकिन उनके हौसले अभी तक टूटे नहीं थे। 11वीं सुबह दो और बूढ़े व्यक्ति मौत की नींद सो गए। ये सुबह दूसरे मुसाफिरों के लिए भी बड़ी मनहूस साबित हुई थी। सबके दिल कांप गए और उन सबको भी जैसे इन बूढ़ी लाशों में अपना भविष्य नजर आने लगा। दोनों बूढ़ों को बिना कफन ही दफना दिया गया। उनके शरीर से कपड़े भी उतार लिए गए थे, ताकि ज़रूरत पर दूसरों की ज़िंदगी बचाने के काम आ सके। स्पष्ट है कि इन निर्जीव शरीरों को अब लिबास की क्या ज़रूरत थी। औरतें विशेष रूप से प्रभावित हुई थीं। उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद हो गए थे। इनमें बहुत कम थीं जो जहाज़ से बाहर निकलती थी, वरना वह अब अधिकतर अंदर ही रहती थी। उस दिन नौजवान शिकार को भी नहीं गए, सो जहाज़ के किचन ही से ज़रूरत पूरी की गई, जो निसंदेह एक खतरनाक बात थी। धीरे धीरे दिन माह में बदल गए। पूरा 1.5 माह बीत चुका था और इस 1.5 माह में हालात बहुत बदल चुके थे। हर शख्स अब अपने ढंग से ज़िंदगी बिता रहा था। नैतिकता के सारे भाषण अपना रंग छोड़ गए थे। इंसान स्वाभाविक दरिंदगी व स्वार्थ पर उतर आया था। अब कोई किसी के लिए कुछ ना करता। जहाज़ की एक एक चीज़ खत्म हो गई थी।
अब खुद शिकार कर खुद खाने का सिलसिला चल रहा था। इन 1.5 माह में और 30 आदमी भी मौत के मुंह में जा चुके थे। इनमें से अधिकांश भूख के शिकार हुए थे और शेष सर्दी से, खास तौर पर महिलाओं की हालत बिगड़ गई थी। वही बेचारियां सुरक्षित थी जिनके साथ मर्द थे, वरना शेष केवल दयालु पुरुषों की दया पर ही निर्भर होकर रह गई। चारों पायलट अकेली लावारिस औरतों के प्रति हमदर्दी रखते थे। वे खुद भूखे रहकर भी उनके खाने का प्रबंध कर रहे थे, लेकिन कब तक? निरंतर फांकों ने उन पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाला था। वह अब सही तौर पर काम नहीं कर सकते थे। इस समय ऐसा तो कोई भी नहीं था जो दूसरों के लिए सोचे। जो सोचना भी चाहते थे वे भी दूसरों की देखा देखी बदल गए थे। अगर कोई इस सिलसिले में नौजवानों को समझाने की कोशिश करता तो दूसरे उसका मजाक उड़ाते या उसके पास से उठकर चले जाते। सब के सब इंसानियत से दूर होते जा रहे थे और अब छोटे मोटे हादसे भी होने लगे थे। वह एक सुरमई शाम थी। सफ़ेद बर्फ़ पर सुरमई आसमान के साए पड़ रहे थे। वातावरण काफ़ी मनमोहक व लुभावना था। बहुत से लोग मछलियों की तलाश में निकले थे। हालांकि इस क्षेत्र में मछलियों की कमी नहीं थी, लेकिन कई अनुभवहीन व्यक्तियों को सारा सारा दिन भटकने पर भी एक भी मछली हाथ न लगती और उन्हें भूखों सोना पड़ता। प्रोफेसर दयाल अपनी दोनों बेटियों के साथ इस वक्त जहाज़ से काफ़ी दूर तक बर्फ़ानी टीले के पीछे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक नोकदार भाला था जिससे वह बर्फ़ खोद रहा था। गर्म कपड़ों में दोनों लड़कियां पास ही उदास उदास सी बैठी हुई थीं। शिकार के मामले में प्रोफेसर चूँकि काफ़ी अनुभवी था, इसलिए उन्हें या उनकी बेटियों को अब तक तो एक भी दिन भूखा नहीं रहना पड़ा था, बल्कि दूसरी कुछ असहाय औरतें भी उनके शिकार पर ही निर्भर रहती थीं। इस समय भी उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना था जो दूसरों की निगाहों में बेकार थी। गड्ढे के किनारे बर्फ़ का काफ़ी ढेर जमा हो गया और थोड़ी देर बाद पानी निकल आया। प्रोफेसर ने माथे पर से पसीना साफ किया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी तेज़ निगाहें पानी का जायज़ा ले रही थीं। एकाएक वह झपटा और दूसरे ही क्षण उसने एक मछली को घसीट कर बाहर खींच लिया था। मछली बाला के सुपुर्द कर प्रोफेसर दूसरी मछली की घात में था कि टीले के दूसरी तरफ पच्चाप उभरे। प्रोफेसर दयाल गर्दन घुमाकर उधर देखने लगे। आने वाला जॉन 8 था। छोटी छोटी भिची सी आंखों व मोटी गर्दन वाला जॉन ऑल्टे हॉलैंड के किसी क्लब में व्यायाम कराता था। उसका कसरती जिस्म गठीला था, शक्तिशाली भी। दाएं गाल पर चाकू के घाव का गहरा निशान था जो उसके व्यक्तित्व को सही रूप दिए हुए था। प्रोफेसर ने इस नौजवान को कभी भी पसंद नहीं किया था। हेलो प्रोफेसर, उसने उपहासपूर्ण लहजे में कहा और फिर दोनों लड़कियों को घूरने लगा। हेलो, जवाब देते हुए प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। खूब, बहुत खूब। तुमने खुराक का इंतज़ाम कर लिया है? ना जाने इन मछलियों को हमसे क्या बैर हो गया। सुबह से सिर मार रहा हूँ, अपने हाथ तो एक भी नहीं लगी। हमें एक मछली और चाहिए, उसके बाद ये गड्ढा तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। मुकद्दर आजमा लेना। मैं इनमें से ही एक मछली ले जा रहा हूँ, तुम एक की बजाय 2 पकड़ लेना। पर यह भी तो हो सकता है 2 मछलियाँ हाथ लगे ही ना। पूर्वज सुकून से ही कहा प्रोफेसर ने। तब भी ये तुम्हारे लिए पर्याप्त होगी। नहीं डियर जॉन, कुछ और लोग भी हैं जिनकी खुराक का इंतज़ाम मुझे करना है। मेरा ख्याल है कि वह तुमसे ज़्यादा दया व सहायता के हकदार है। ओह, तुम शायद औरतों की बात कर रहे हो। अपनी चिंता करो प्रोफेसर, अपने बारे में सोचो। हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें सिर्फ अपने ही बारे में सोचना चाहिए। वैसे मैं तो एक और बात सोच रहा हूँ। वह भी बता दो, प्रोफेसर ने गर्दन उठाते हुए कहा। मैं सोच रहा हूँ प्रोफेसर कि यहाँ इस सीमित से क्षेत्र में, जहाँ खुराक के नाम पर इन मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं, हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सीधी सी बात है कि यह मछलियाँ भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। क्यों ना प्राणियों की ही कमी कर दी जाए, ताकि हम बचे लोग कुछ अधिक दिनों तक जिंदा रह सकें। वह किस तरह? प्रोफेसर अब सीधा हो गया था। तुम बूढ़े लोग ज़िंदगी के बहुत से पसंद देख चुके हो। तुमने काफ़ी ऐश कर लिया। अब इन हालात में तो हम नौजवानों को ज़िंदा रहने का अवसर दो। यहाँ तुम लोगों के कारण एक तकल्लुफ़ का माहौल पैदा हो गया है। नौजवान लड़कियाँ तुम बूढ़ों से चिपक कर रह गई हैं। कौन जाने यहाँ से वापस लौट सकना भाग्य में हो या ना हो। क्यों ना इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ही रंगीनियाँ बख्श दी जाएँ। लेकिन बूढ़ों के होते ये संभव सा हो गया। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम बूढ़ों को अब हमारे लिए मैदान साफ कर देना चाहिए। तुम लोगों को खुशी खुशी आत्महत्या का रास्ता अपना लेना चाहिए, ताकि तुम लोगों के बाद हम लोग ऐश कर सकें। खूब, खूब। प्रोफेसर दयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने दूसरे बूढ़ों से मशवरा किया है? शुरुआत तुमसे ही की है, जॉन ने पूर्ववत बदतमीजी से कहा। और अगर बूढ़े तुम्हारे इस शुभ राय से सहमत नहीं होते तब? तब उनकी भलाई इसी में है कि उन्हें ढलान से नीचे लुढ़का दिया जाए। वैसे मुझे तुम्हारी ये लड़की बहुत पसंद है प्रोफेसर, उसने बाला की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, पर फिलहाल लड़कियों के बजाय बूढ़ों की बातें करो मेरे बच्चे, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि अपने जीते जी तो वह मैं लड़कियों के नज़दीक भटकने नहीं देंगे। वह बातचीत फिर कभी विस्तार से होगी। इस समय तो मुझे भूख लग रही है और मैं अपने हिस्सा लिए जा रहा हूँ। वह बाला की तरफ बढ़ा। दोनों लड़के एक दूसरे के करीब हो गई थी
और सहमी सहमी निगाहों से इस बदतमीज़ आदमी को देख रही थी। प्रोफेसर हंस दिया। बड़ी विचित्र थी उसकी हंसी। हंसी के बीच ही बोला, ठहरो मेरे बच्चे, मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तुम्हारे हिस्से वाली बात को स्वीकृति नहीं दी है। फिर मेरा तो ख्याल है कि वह पहले हमारा हिस्सा है और बाद में उन औरतों का जिन्हें मछलियाँ पकड़ कर देने वाला कोई नहीं है। और ये कहते हुए बूढ़ा दयाल उसके निकट भी पहुंच गया। तुम्हारे मानने या मानने में कोई अंतर नहीं पड़ता प्रोफेसर, जॉन ने झुकते हुए कहा। अंतर पड़ेगा मेरे बच्चे, जिद ना करो, बूढ़े ने समझाने वाले भाव में ही कहा। क्या अंतर पड़ेगा ये भी बता दो। जॉन ने एक मछली उठा ली। ये, बूढ़े ने जवाब दिया और उसकी लात जॉन के मुंह पर पड़ी। जॉन मछली सहित दूसरी तरफ उलट गया और लड़कियों के मुंह से सहमी हुई चीख निकल गई। जॉन ने उठने में फुर्ती दिखाई थी। आखिर वह एक बलिष्ठ व शक्तिशाली नौजवान था। दूसरे ही क्षण उसने वह नोकदार आला किसी बर्छे की तरह सीधा तान लिया जिसे मछलियां पकड़ने में इस्तेमाल किया जा रहा था। वह अब बूढ़े पर हमला करने के लिए तैयार था। बूढ़ा दिलचस्प नज़रों से उसे देख रहा था। जॉन के चेहरे पर खौफनाक भाव उभर आए थे। उसने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा, अब मैं न केवल इन मछलियों बल्कि लड़कियों के लिए भी तुमसे जंग करूंगा। तुम्हारे बाद ये मेरी संपत्ति होंगी और मुझे यकीन है कि मेरे इस कारनामे को मेरे नौजवान साथी सराहेंगे। बेशक, बेशक वह एक कारनामा तो हो गई और उसके बाद तुम उनके हीरो भी बन जाओगे। भगवान तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करे। आओ आओ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हारे मुकाबले फुर्तीला साबित नहीं हो सकूंगा। प्रोफेसर दयाल के होठों पर मुस्कान अब भी थी। जरा होशियारी से हमला करो मेरे बच्चे, क्या लड़कियों की तरह उछल कूद कर रहे हो? तुम्हारी सफलता पर तुम्हारे नौजवान साथियों की खुशियाँ निर्भर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओ। बढ़ो, जाओ, ज़रा फुर्ती से करो वार, काफ़ी समय नष्ट हो रहा है। इस बार जॉन ने यथासंभव अपनी शक्ति व दिमाग का प्रयोग किया था। वह एक पेशेवर लड़ाका था। उसने प्रोफेसर को एक तरफ झुकाई दी और दूसरी तरफ हमला कर दिया। नोकदार भाले नुमा आला प्रोफेसर के सीने की तरफ लपका और बगल से निकल गया। और अब वह आला प्रोफेसर के बाजुओं में फंसा हुआ था। आला अब भी जॉन के हाथ में था, लेकिन इस ढंग से कि प्रयत्नोपरांत भी उसे हिला तक नहीं पा रहा था। और फिर इस हथियार सहित ही प्रोफेसर ने उसे जकड़ लिया था। उसे अपना दम घुटता सा महसूस हुआ। उसने अपनी समूची शक्ति का प्रयोग करके खुद को प्रोफेसर की गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन खुदा की पनाह उसे महसूस हो रहा था जैसे वह लोहे के शिकंजे में जकड़ा हुआ। उसकी सांस उखड़ने लगी। तुम्हें कलेजे से लगाकर बड़ा सुकून मिल रहा है मेरे बच्चे। वास्तव में बहादुर आदमियों से मिलकर बड़ी खुशी होती है मुझे। मुझे छोड़ दो। बड़ी कठिनाई से ही जॉन के मुंह से ये शब्द निकले। ओ मेरे प्यारे, इतनी जल्दी? अभी तो हसरत दिल की दिल में ही है। पर अगर तुम कष्ट में हो तो ठीक है। प्रोफेसर ने एकदम ही उसे छोड़ दिया और जॉन बर्फ़ पर गिर पड़ा। खौफ के बावजूद दोनों लड़कियों की हंसी निकल गई थी, लेकिन जॉन के दिल पर जो बीत रही थी ये वही जानता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उठकर भाग जाए, लेकिन बूढ़े शैतान ने न जाने क्या किया था कि उसकी चेतना उसके नियंत्रण में न थी। वह उठकर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। बूढ़ा कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर मछलियों के गड्ढे के पास जा बैठा। जॉन कितनी ही देर वैसे ही पड़ा रहा, फिर उठकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठा रहा और फिर जब पाँव इस योग्य हो गए कि उठकर भाग सके, तब तेजी से ही उठकर एक तरफ दौड़ता चला गया। मछली तो नहीं ले गया? बूढ़े प्रोफेसर ने चीख कर कहा तो दोनों लड़कियां बरबस ही हंस पड़ीं। बूढ़े के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। तो चलिए दोस्तों, माया जाल के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।